बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान के अंदर इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। इससे पहले अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमले कर चुके हैं, लेकिन अब एक और अटेम्प्ट की जा रही है जो कि अंदर से ही इनकलाब बर्पा करने की कोशिश है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से ईरान के अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ हुआ है, इंटरनेशनल कॉल्स पर पाबंदी है और इस समेत जो स्टार लिंक के वहां पर कनेक्शंस लगे हुए हैं वहां पर भी छापे मार के डिवाइसेस को इकट्ठा किया जा रहा है। इस वक्त जो अमवात है उस हवाले से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हमारे सामने आ रही है। ये सारी मैं आपके सामने रखूंगा और यहां तक कि अमेरिका की जो ऑयल इंडस्ट्री के टॉप लॉबिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब हम यहाँ पे बिल्कुल स्टेबलाइजेशन फोर्स के तौर पे तैयार है ईरान को कंट्रोल करने के लिए। कैसे, ये सूरत हाल भी आपके सामने रखूंगा और कई ऐनी शाहिदीन जो हैं वो गलियों के अंदर लाशें गिरने का मंजर बता रहे हैं। दरअसल सूरत हाल ये है कि इसराइल जो है वो ईरान की गलती की तलाश में है और वो गलती ये नहीं है कि वो गलती होगी या नहीं होगी, बल्कि वो गलती कब होगी। लेकिन ट्रंप की एक रेड लाइन थी, वो रेड लाइन ये थी कि आपने लाशें नहीं गिरानी और कत्लेआम नहीं करना। दूसरी तरफ नेतन्याहू की एक डेडलाइन थी कि इसराइल के ऊपर मिसाइल फायर नहीं करने। अब हम ये देख रहे हैं कि नेतन्याहू जब अमेरिका गए थे तो वहां पे उन्होंने अमेरिका से ये इजाजत हासिल कर ली कि किस तरह जो ईरान के बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल जो सुर्ख लकीर तक पहुंचने वाले हैं उनको सुर्ख लकीर तक पहुंचने से पहले ही दोबारा तबाह कर दिया जाए। अब इस वक्त इसराइल की जो खतरा नंबर 1 है, किसी दौर में लिबनान के हिजबुल्ला होता था, लेकिन अब ईरान खतरा नंबर 1 बन चुका है और अब कोशिश ये की जा रही है कि बैलिस्टिक और जो न्यूक्लियर मिसाइल्स की सारी कहानी है उसको पहले ही लपेट दिया जाए, इससे पहले कि वो इसराइल और अमेरिका के लिए खतरा बने। हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप का बयान भी आया और उन्होंने कहा कि मुहिब वतन ईरानी जो हैं वो एहतजाज करते रहे, अपने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर ले। मैंने ईरानियों से तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दी है जब तक कि अंधाधुंध कत्ले आम जारी है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जो सिक्योरिटी के सरबराह हैं अली लारिजानी, उन्होंने कहा है कि 2 कातिल हैं इस वक्त, जिनमें एक ट्रंप और दूसरे नेतन्याहू। लेकिन इस वक्त जो ऐनी शाहिदीन, टैक्सी ड्राइवर्स, नौजवान और वो तमाम लोग जो इस वक्त एहतजाज जारी रखना चाहते हैं वो इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। पुलिस अहम चौराहों पे खड़ी हुई है, सादा कपड़ों में इंटेलिजेंस एहलकार भी वहां पर वाज़िया तौर पे नजर आ रहे हैं। एंटी रियोट पुलिस जो है वो अपने तमाम तर लिबास के साथ वहां पे डंडों और दीगर चीजों के साथ मौजूद है। गवर्नमेंट की वेबसाइट सिर्फ चल रही है, उसके अलावा सब कुछ बंद कर दिया गया है और स्टार लिंक जो है वो ईरान के अंदर इस वक्त फ्री चल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो वहां पे ऐनी शाहिदीन है उन्होंने ये बताया कि हर गली के अंदर 2 से 3 लाशें गिराई गई हैं, जबकि मशहद के जो कब्रिस्तान है सिर्फ जुमे की सुबह को 200 लाशें लाई गई वहां पे और उनको फौरी तौर पे दफना दिया गया। लाशें जो हैं वो जिस तरह कपड़ों के थान लगाए जाते हैं अस्पतालों में, इस तरह लाशों के ऊपर लाशें लगाई जा रही हैं, ट्रकों में लाशें लाई जा रही हैं और जो काले शापर हैं उनके अंदर भी कई लाशें बंधी हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, इसमें हमने देखा कि बहुत बड़ी एक तादाद है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मुंह पे, सर पे गोलियां लगी हैं और जो मशहद के अंदर 200 के करीब लोगों को दफनाया गया जुमे की सुबह को, वहां पे भी कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोग जो थे उनकी अक्सरियत जो है उनके सरों के ऊपर जख्म थे। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों के लोग मारे गए हैं उनके वारसीन ये कह रहे हैं कि पुलिस हमसे ये कह रही है कि जो गोलियां हमने चलाई हैं पहले उसके पैसे दो, उसके बाद लाश मिलेगी। अच्छा, शहरों के जो छोटे अस्पताल हैं वहां पे वैसी सेंसरशिप कर दी गई है और मशहद के जो मुर्दा खाने सिर्फ उसके अंदर 70 लाशें जो हैं वो नजर आई हैं। इसके साथ ही मशरकी तेहरान के अंदर 40 लाशें जो हैं एक अस्पताल के अंदर नजर आई है। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई के हुक्म के बाद बहुत तेजी के साथ ईरानी गार्ड्स ने और
जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको आर्डर दिया गया था आयतुल्ला खामनाई की तरफ से, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक्शन जो है वो बड़ी ही तेजी के साथ चल रहा है। इससे पहले कि मैं आपको ऑयल इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, मैं आपको बता दूं कि आयतुल्ला खामनाई जो है वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी दीनी तालीम हासिल कर ली थी, उसके बाद वो इनकलाब ईरान के अंदर शामिल हो गए। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो पहले खमीनी थे उन्होंने इनको 1981 के अंदर ना सिर्फ तेहरान की जामिया मस्जिद का खतीब बना दिया बल्कि उसके बाद ये सदर भी बने, और जब उनकी डेथ हुई तो ये 1989 में खामनाई बन गए। और इसके साथ ही इनका ताल्लुक मशहद से है। इनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक जो दूसरे नंबर वाला बेटा है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंतहाई बाअसर है और काफ़ी ताकत रखता है। लेकिन इनके चारों के चारों बेटे इनके साथ ही इनके ऑफिस में काम करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो आयतुल्ला खामनाई का हुक्म है वो पूरी ईरान की रियासत के अंदर सुप्रीम है, और वो किसी भी किस्म के आइन कानून और हर चीज से ऊपर है, और वो अपने हुक्म को ना सिर्फ वीटो कर सकते हैं बल्कि अपने जो फोर्सेज हैं उनको डायरेक्ट हुक्म भी दे सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि आयतुल्ला खामनाई के डायरेक्ट हुक्म के बाद ये सब कुछ हुआ है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री के टॉप लॉबिस्ट हेड है माइक सोमर्स, उन्होंने कहा है कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे ईरान में काम करने के लिए तैयार हैं अगर रजीम बदल जाता है। उनके मुताबिक वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा तबाह हाल है, लेकिन ईरान की उस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर मगरबी टेक्नोलॉजी ईरान की तेल की मसनूआत के ऊपर इस्तेमाल की जाएगी तो मामला जो है वो एक तरह से ईरान के अंदर ऑयल की टेक्नोलॉजी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से एक इनकलाब हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां भी ट्रंप की जो कैंपेन थी इलेक्शन की, वहां पे बहुत से ऑयल लॉबिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्सर किया, फंडिंग की और बहुत कुछ किया। तो अब जहां ये मामलात मुआशी हैं वहीं पे ये स्ट्रेटेजिक भी हैं, और उसके साथ ये इसराइल के दिफा के हवाले से भी एक खतरा बने हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप को बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, जिनके अंदर कहा यह जा रहा है कि एक सबसे पहला जो ऑप्शन है वो जारहाना साइबर हमलों का है, महदूद ऑपरेशंस का है, फिर स्टारलिंक का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके साथ ही जो हुकूमती एहलकार हैं उनको निशाना बनाने के साथ साथ फौजी अड्डों को भी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि B-52 टाइप कार्रवाई की जाएगी, जो इससे पहले ईरान के एटमी असासों को तबाह करने के लिए की गई थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है, अभी हमारे पास खबर आई कि कतर के वजीर खारजा ने बात की है ईरानी वजीर खारजा के साथ कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना शुरू कर देता है ईरान, जिसका एक बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास है, तो जो अरब इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और ईरान ये कह चुका है कि जितने भी अस्करी अड्डे हैं अरब के अंदर अमेरिका के, वहाँ पे उनको निशाना बनाया जाएगा। और इसके साथ ही आपको पता है कि पर्शियन गल्फ के अंदर ऑयल का एक सबसे बड़ा रूट है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक की जो प्रोडक्शन है या कंजप्शन है उसके हवाले से प्रोड्यूस किया जाता है और वहां से गुजरता है। तो वहां पे भी ये ट्रेड रुक जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही ईरान के कोने पर वाक़या और इसके सामने यूएई है। अब बड़ी प्लानिंग की जा रही है, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है यानी कि टैरिफ लगाया जा रहा है। और अब जो खबरें हमारे पास आई हैं उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि 25% टैरिफ उन ममालिक पर लगाया जाएगा जो कि ईरान से तिजारत करते हैं। अब इसके अंदर पाकिस्तान तो हमसाया है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान $2.45 बिलियन की तिजारत करता है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान की $14.5 बिलियन का ट्रेड चीन के साथ है, $10.5 बिलियन का ट्रेड इराक के साथ है, यूएई के साथ $7.5 बिलियन का, तुर्की के साथ $7.3 बिलियन का, अफगानिस्तान के साथ 2.5, पाकिस्तान के साथ जो है 2.4 और ओमान के साथ 1.8 और इंडिया के साथ 1.7। ये इंडिया के साथ $17 बिलियन तक ट्रेड पहुंच गया था जब इंडिया ईरान से तेल खरीद रहा था। लेकिन पाकिस्तान को इस हवाले से कोई मुश्किलात इसलिए पेश नहीं आएंगी कि पाकिस्तान का ज़्यादातर ट्रेड जो है वो स्मगलिंग के जुमरे में आता है और वो पाकिस्तानी करेंसी में हो रहा होता है और उसका कोई बाकायदा रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आता। तो इस हवाले से
एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो स्टार लिंक्स हैं उसकी डिवाइसेस जो है वो ईरान ने जब्त करना शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि मोसाद के एजेंट जो है वो स्टार लिंक की डिवाइसेस जो है वो स्मगल कर रहे हैं ईरान में, वहां पे लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि तकरीबन इसकी जो सजा है वो या तो उम्र कैद या सजाए मौत, क्योंकि इसको अंदरूनी साजिश और जासूसी के जुमरे में लिया जाता है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही हैं और अमेरिका जो है वो काफ़ी ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है कि ईरान के अंदर ये जो अभी आग लगी है इससे वो किस तरह मुस्तफीद हो सकता है। इसराइल की पूरी कोशिश है, इसराइल के लॉबिस्ट जो हैं वो अमेरिका के अंदर मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं और ट्रंप को ये कोशिश करवा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ट्रंप कोई ऐसा एक्शन ले जिससे खित्ते के अंदर एक जंग शुरू हो जाए और इसराइल का जो अधूरा काम है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और जोहरी निज़ाम को ख़त्म करने के हवाले से वो ख़त्म करने का मौका मिले। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि 2 बॉर्डर पहले ही तंदूर बने हुए, तीसरा हम अफोर्ड नहीं कर सकते और पाकिस्तान इंतहाई बारीकी से तमाम तर मामलात का जायज़ा ले रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगी। देखते हैं कि चीज़ें अब किस तरफ जाती है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।